एक छोटे से समुद्री रास्ते ने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को हिला दिया है। तो तेल तो हमारा महंगा होने ही वाला है। और किन चीजों पर इस युद्ध का असर पड़ेगा? क्यों वॉर रुकवाने वाले पॉपो शांति की भी अपील नहीं कर रहे? शायद इंडियन डिप्लोमेसी का गला खराब है या ट्रंप ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। पहली बार दुनिया में एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ युद्ध का सेलिब्रेशन। लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से ऊपर उठकर महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑफ कोर्स मोदी जी को किया गया वादा भी तो निभाना है ना। कांग्रेसी कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। युद्ध के चौथे दिन एएनआई ने गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये ट्वीट किया कि इंडिया के पास बस 25 दिन का क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल के स्टॉक्स बचे हैं। कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का इरादा नहीं है। मतलब एग्जैक्टली यही इरादा है। पहले से आपको मेंटली तैयार किया जा रहा है और अब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे? जनता तो पहले से ही महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। में देखिए, मिडिल ईस्ट के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इस खाड़ी के चारों तरफ फैले हैं। इन सब के बड़े पोर्ट्स, शिपिंग पॉइंट्स, ऑयल स्टोरेज यूनिट्स इस खाड़ी के इर्द गिर्द ही हैं। इसी खाड़ी से चलकर मिडिल ईस्ट का तेल दुनिया भर में जाता है। अब इस खाड़ी का जो सबसे छोटा नैरो हिस्सा है जो ईरान और ओमान के बीच से निकलता है, यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। 2025 में हर दिन यहाँ से 13 मिलियन तेल के बैरल्स गुजर रहे थे। दुनिया का 20% ऑयल और गैस इसी रास्ते से आता है। यहाँ से निकलने वाली 80% एलएनजी सप्लाईज एशिया जाती हैं और 20% यूरोप। इस मैप में आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से यूरोप की सप्लाई लाइंस कितनी नाजुक हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इंडिया के करीब 39 शिप्स वहां फंसी हैं। कुल मिलाकर गल्फ कंट्रीज में 23,000 भारतीय नाविक और शिपिंग के संबंध में काम करने वाले लोग फंसे हैं। वहां फंसे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत सरकार ने उनके लिए कोई डिप्लोमेटिक अपील नहीं की है। सऊदी अरेबिया की आर्मको फैक्ट्री जो हर दिन 5,50,000 बैरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसको भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। यानी कि ईरान कह रहा है कि उसने नहीं, इजराइल ने ये हमला करवाया है। उधर रुपया है जो एक बार फिर अपने हिस्टोरिक लो पे पहुंच गया है, पर अब तक उनको बस एक हेल्पलाइन नंबर मिला है। क्यों वॉर रुकवाने वाले पॉपो शांति की भी अपील नहीं कर रहे? बट सीरियसली, यूएस और इजराइल के ईरान पर हमले ने दुनिया की तस्वीर बदल दी है। एक तरफ इस तस्वीर में वो खड़े हैं जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट को हर दम पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया के रिसोर्सेज को कुछ देशों के कुछ लोगों के कब्जे में लेना चाहते हैं, और दूसरे वो जो बस अपने साहस के दम पर इतने बड़े सुपर पावर्स का मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, बीच में वो भी हैं जो अपने बिखरते घर को सेफेस्ट कंट्री बता रहे हैं। हमारा देश 200 साल के ब्रिटिश राज से लड़कर अपनी आजादी लेने के लिए जाना जाता है। हम अपनी नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल और गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं। पहली बार इस हिस्ट्री को भूलकर, अपनी सब मॉरलिटी को छोड़कर इंडिया यूएस और इजराइल जैसे ऑप्रेसर्स के साथ खड़ा है। ग्लोबल साउथ का लीडर होने के बजाय ग्लोबल नॉर्थ का पिछलग्गू नजर आ रहा है। अब ये युद्ध हमारे ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर से लेकर शिपिंग कॉस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, और इन सबके सेकेंडरी इम्पैक्ट्स जल्द ही महंगाई, तेल के दाम और रोजमर्रा की चीजों में मिलेंगे। इस युद्ध से आखिर फायदा किसको हो रहा है? आपकी जिंदगी में ये कितना नुकसान पहुंचा सकता है? दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों पे ये क्या असर डालने वाला है? आइए बात करते हैं। इसमें से करीब 60% मिडिल ईस्ट से आ रहा था। 3 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये एक ऐसा चैनल है जो गल्फ की खाड़ी को अरेबियन सी से जोड़ता है। इस मैप हॉर्मुज से निकलने के बाद यूरोप को जाने वाली शिप्स को बाब अल मांदेब और फिर स्वेज कैनाल से गुजरना होता है। एक पॉइंट बंद होने से दूसरे पॉइंट्स पर भी असर पड़ता है और पूरे यूरोप की एनर्जी सप्लाईज प्रभावित हो सकती हैं। पर जाहिर है कि एशिया के देशों पर इसका ज्यादा असर होगा। एपिसोड लिखे जाने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 300 शिप्स खड़ी थी, लेकिन शायद विश्वगुरु का अब तक हॉर्मुज से कोई पुराना नाता नहीं निकला है। एक छोटे से समुद्री रास्ते ने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को हिला दिया है। एपिसोड लिखे जाने तक ग्लोबल क्रूड का प्राइस
$83 पर बैरल को क्रॉस कर गया। जनवरी 2026 की शुरुआत में ये करीब $60 था, लेकिन उसके बाद ये बढ़ता ही गया है। उधर ईरान के मिसाइल के हमले के बाद कतर ने अपने एलएनजी प्रोडक्शन को रोक दिया है। ग्लोबल एलएनजी का 20% एक्सपोर्ट कतर से ही होता है। जाहिर है कि सिर्फ ऑयल नहीं, पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिलने वाली हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी पे अटैक फॉल्स फ्लैग है, यानी कि ईरान कह रहा है कि उसने नहीं, इजराइल ने ये हमला करवाया है। तो तेल तो हमारा महंगा होने ही वाला है, और किन चीजों पर इस युद्ध का असर पड़ेगा? हम बस कच्चा तेल ही नहीं, खूब सारा खाने का तेल, एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं। हर साल इंडिया लगभग 16 मिलियन टन का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से 20% सनफ्लावर ऑयल है और करीब 60% पाम ऑयल। अब उसी से तो आपका फेक पनीर और फेक घी बनता है ना। खैर, इनमें से कुछ शिपमेंट्स रेड सी के रास्ते से आती हैं और इनकी रीराउटिंग से डिले हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट को जाने वाला प्याज और चावल के शिपमेंट भी डिस्टर्ब हो गए हैं। 2000 से ज्यादा फूड कंटेनर्स इंडियन पोर्ट्स पर पड़े सड़ रहे हैं। वहीं शिपिंग कंपनीज ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। अब वही सामान आपको हर कंटेनर पर 2000 से $4000 ज्यादा देकर मंगाना होगा। फर्टिलाइजर्स और फर्टिलाइजर में जाने वाले क्रिटिकल केमिकल्स जैसे कि सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड की भी समस्या है। इंडिया अपने सल्फर का 76% इंपोर्ट कतर, यूएई और ओमान से करता है। सही समय पे ये फर्टिलाइजर नहीं बनेंगे या इनकी कीमतें बढ़ेंगी तो आने वाले सीजन की फसल पर इसका सीधा प्रभाव होगा। एपिसोड लिखे जाने तक रुपए की वैल्यू $1 के मुकाबले ₹92.16 पे पहुंच गई। जाहिर है कि इससे पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। जीडीपी की इतनी चिंता करने वाली सरकार एटलीस्ट रुपए पे ही कुछ बोल दे। पर यहाँ आप चीजों की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार को तो लोगों की भी चिंता नहीं। गल्फ रीजन में 95 लाख से 1 करोड़ इंडियंस रहते और काम करते हैं। अकेले ईरान में ही 10,000 से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो और एयर इंडिया ने वहां अपनी विमान सेवाएं बंद कर दी। टूरिस्ट, स्टूडेंट्स, वर्कर्स सब परेशान हैं। बंकर और सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से गुहार लगा रहे हैं कि उनका इवैक्यूएशन किया जाए, पर अब तक उनको बस एक हेल्पलाइन नंबर मिला है। क्यों वॉर रुकवाने वाले पॉपो शांति की भी अपील नहीं कर रहे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि वेस्ट एशिया के एयर स्पेस में 1200 इंडियन फ्लाइट्स और 388 फॉरेन फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। एयरलाइंस वाली कंपनियां लंबे समय के डिसरप्शन की तैयारी कर रही हैं, ऑल्टरनेट रूट्स तलाश कर रही हैं। उनको ये चिंता है कि लंबे रूट्स पर उनका भी ऑपरेशंस और फ्यूल का खर्चा ज्यादा होगा। मतलब इवेंचुअली आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी महंगी हो सकती हैं। थोड़ा सा भी क्राइसिस होते ही दुम दबाकर कैसे भागें, ये आप दुनिया भर के अमीरों से सीख सकते हैं। जैसे ही ईरान की जवाबी मिसाइल दुबई के पास आई, वहां रह रहे ग्लोबल बिजनेसमैन और छुट्टी मना रहे अमीरों ने प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को फोन मिलाया। वो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट से यूरोप पहुंच जाना चाहते थे। इस समय यूरोप जाने वाले एक प्राइवेट जेट का किराया 3.2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास आदमी 2-3 दिन से एयरपोर्ट पे फंसे हैं। 4 मार्च से 58 और फ्लाइट्स गल्फ में फंसे इंडियंस को लेकर आएंगी, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी दावा किया है। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया कि उसकी टेरिटरी में 137 मिसाइल्स और 209 ड्रोन्स छोड़े गए, जिनमें से ज्यादातर उसके सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट कर लिए। लेकिन दुबई की सेफ, स्टेबल और लग्जरी की इमेज को डेफिनेटली धक्का लगा है। इंडियन बिलियनियर्स, बिजनेसमैन और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कुछ समय से दुबई को एक लग्जरी रिजॉर्ट की तरह देख रहे थे। वहां की ड्यूअल सिटीजनशिप और टैक्स फ्री इनकम का गुणगान कर रहे थे। क्या अब वो वापस इंडिया आएंगे या यूरोप का जेट पकड़ेंगे? 140 करोड़ लोगों का देश और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते इंडिया की ग्लोबल साउथ में एक पहचान है। ग्लोबल साउथ की ज्यादातर देश इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, मेक्सिको, ये सब यूरोप की कॉलोनी रह चुके हैं। यहीं से एक सॉलिडारिटी बनती है कि हम अपने ऑप्रेसर के खिलाफ खड़े होंगे, उनके नए कॉलोनियल तरीकों से लड़ेंगे, अपने रिसोर्सेज का सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान कभी डायरेक्टली किसी रूल के अंडर नहीं रहा, पर ईरान और इंडिया का रिश्ता वाकई बहुत पुराना है। जब धरती पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल प्रकट भी नहीं हुए थे, तब से ईरान और भारत के बीच ट्रेड रिलेशंस थे।
इस हिस्ट्री और कल्चर को छोड़कर इंडिया अब मिडिल ईस्ट के अरब देशों के साथ संबंध बेहतर करना चाहता है। इसी 24 फरवरी को इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस ग्रुपिंग में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई आते हैं। ये ब्लॉक इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीसीसी के साथ इंडिया ने 178.56 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया। ये हमारे ग्लोबल ट्रेड का 15.42% हिस्सा है। पिछले 5 साल में जीसीसी के साथ इंडिया का ट्रेड 15.3% की एनुअल रेट से बढ़ा है। पता करो, ट्रंप का परमिशन तो है ना, कहीं बाद में रशिया की तरह मना ना कर दें। अब इन कंट्रीज पे जब मिसाइल गिर रही है तो मोदी जी हर देश के सुप्रीम लीडर को सांत्वना के पोस्ट भेज रहे हैं, पर ईरान के लीडर आयतुल्ला खामेनेई की शहादत पर एक शब्द भी नहीं बोले। शायद इंडियन डिप्लोमेसी का गला खराब है या ट्रंप ने उसकी गर्दन पकड़ रखी है। आज हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या इंडिया की कोई इंडिपेंडेंट आवाज रह गई है? कहां गया हमारा अमेरिका क्या कहता था वाला कॉन्फिडेंस? सरकार बेशक शांत हो, हमारे देश के लोग इतने अंधे नहीं हैं कि वो ये ना देख पाए कि सबसे पहले इजराइल ने ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल दागी, सबसे पहले 160 छोटी बच्चियों को टारगेट बनाया, दूसरे दिन हॉस्पिटल पर अटैक कर दिया। एपिसोड लिखे जाने तक बताया जा रहा है कि ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन ईरान ने किसी स्कूल या हॉस्पिटल को टारगेट नहीं किया। भारत के लोग ये सब देख रहे हैं। सत्ता पक्ष बेशक भूल गया हो, लोगों को अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री याद है। रोज कई शहरों पर बॉम्ब गिर रहे हैं, मिसाइल और ड्रोन से अटैक हो रहा है, फाइटर जेट से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम युद्ध में लगे हुए हैं। इन सब का खर्चा कौन दे रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के पहले 24 घंटों में ही यूएस ने 779 मिलियन डॉलर या 6,900 करोड़ रुपए उड़ा दिए। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी का डेटा दिखाता है कि यूएस के कैरियर एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन पर रोज का 58 करोड़ खर्च हो जाता है। अगर ये युद्ध चलता ही रहा तो फिस्कल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के 210 बिलियन डॉलर या 18.87 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। 21 बिलियन डॉलर की तो इजराइल को मदद ही कर चुका है यूएस, और उसके लिए खुद ही अपनी सेना और हथियार लेकर लड़ भी रहा है। अमेरिका को खर्चे से शायद मतलब ही नहीं है। सिर्फ अमेरिकन जनता ही नहीं, दूसरे देशों की जनता भी अपने खून पसीने से यूएस की वॉर मशीनरी को फंड करती है। आप पूछेंगे कैसे? अरे वही टैरिफ और उल्टे सीधे फंड्स में पैसा देकर। हो सकता है कि ईरान को तो और भी ज्यादा कई दशकों तक इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़े। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये वॉर कम से कम 4 से 5 हफ्ते और चलेगी। आप भी कमर कस लीजिए, अब इस वॉर के बहाने आपसे चीजों की ज्यादा कीमत वसूली जाएगी। आपकी रोजमर्रा की डिमांड्स छोड़कर आपसे देशभक्ति की ज्यादा डिमांड की जाएगी। युद्ध की मौतों को नंबर्स में बदलना सिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पे वॉर को एकदम नॉर्मल बना दिया जाएगा, और आप जब संवेदना से रहित होकर खुद ही दूसरों का खून मांगेंगे तो आपको रोटी के बजाय एक मिसाइल मिलेगी। इस हफ्ते इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।